नमस्कार दोस्तों। 15 अगस्त की आप सभी को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यह क्लास हमारी उत्तर प्रदेश की जो इतिहास है उसकी हमारी सेकंड क्लास है। पहली क्लास में हमने जाना था कि दमदमासे में 41 शब्दान मिले थे, सराय नहर से 15 शब्दान मिले थे और 8 गर्त चूल्हे मिले थे हमें। उसके बाद हमने जाना था जो बेलन घाटी था, वहाँ से हमें हैंड एक्स मिला था, क्लीवर मिला था और चापर, इस तरह के औजार हमें वहाँ से मिले थे। मातृ देवी की प्रतिमा हमें कहाँ से मिली थी? लोहदा नाला से हमें मातृ देवी की प्रतिमा मिली थी। अगर हम कोल्डी हवा की बात करते हैं, वहाँ से हमें धान की खेती के साक्ष्य मिले थे। आलमगीर कहाँ पर था? ये मेरठ में स्थित था, हिंडन नदी के तट पर स्थित था ये। और इसकी खोज किसने की थी? यगदत्त शर्मा ने की थी। और जो आलमगीर था सबसे पूर्वी स्थल था ये। सहारनपुर में जो हड़प्पा कालीन स्थल थे वो कौन सा था? हुल्लास था और बड़ा गांव था। उसके बाद मुजफ्फरनगर में कौन सा था? मांडी था। अंतरजी खेड़ा से यानी वर्तमान में जो कासगंज है, लोहे के हमें यहाँ से साक्ष्य मिले थे। उसके बाद महाजनपद आ गए थे। जैसे कि आप जानते हैं, महाजनपदों में कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, पांचाल की अहिछिद्र है, शूरसेन की मथुरा, वत्स की कौशाम्बी और कौशल की साकेत, मल की कुशीनगर थी। और जो मल था ये गणतंत्र राज्य था। काशी की राजधानी वाराणसी और चेंदी की सुक्तिमती, ये हमारी राजधानियाँ थी इनकी। महाजनपद के बाद हमने जाना था जो महात्मा बुद्ध थे, इनका जन्म 563 में हुआ था और महापरिनिर्वाण 483 में यानी इनकी मृत्यु हो गई थी। सबसे ज़्यादा अधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे और पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, वाराणसी में, जिसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो जैन धर्म था, पहले जो तीर्थंकर थे ऋषभदेव, इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। वाराणसी में 7वें तीर्थंकर किसका? शुभ पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था। वहीं पर कौशाम्बी में जो छठे तीर्थंकर थे पद्म प्रभु का जन्म हुआ था। यहाँ से प्रश्नों को पूछा जाता है। इससे आगे हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं मौर्य काल। जैसे कि आप जानते हैं, मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पीपर हवा में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पीपर हुआ यानी बस्ती जिले में हुआ था, पीपली वन में। तो इस पॉइंट को याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पीपली वन यानी बस्ती में हुआ था, यानी वर्तमान में जिला जो पड़ता है पीपर हवा में। उसके बाद अशोक के जो अभिलेख थे वो इस तरह से: सारनाथ का स्तंभ लेख है, प्रयागराज का स्तंभ लेख है, मेरठ का बृहद स्तंभ लेख है, कौशाम्बी का लघु स्तंभ लेख है, अहरोरा का मिर्जापुर में स्थित है ये लघु लेख है ये। तो अशोक के इन अभिलेखों को भी आपको याद रखना है कि सारनाथ में है, प्रयागराज में है, मेरठ में है, कौशाम्बी में है, अहरोरा में है, यानी मिर्जापुर में अशोक के अभिलेख हैं। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इन सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है। सारनाथ का जो स्तंभ है, यहाँ से सिंह की आकृति ली गई है, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, इसको स्वीकार किया गया है। किससे? सारनाथ के स्तंभ लेख से सिंह की आकृति ली गई है। 1950 में इसको स्वीकार किया गया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। टोपरा और मेरठ स्तंभ लेख को फिरोजशाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित किया था। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। फिरोजशाह तुगलक ने किस स्तंभ लेख को दिल्ली में स्थापित किया था? तो टोपरा और मेरठ स्तंभ लेख को फिरोजशाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित किया था। उसके बाद जो कौशाम्बी का स्तंभ लेख था, अकबर ने इसको प्रयागराज किले में स्थापित किया था। कौशाम्बी स्तंभ लेख को अकबर के द्वारा स्थापित किया गया था। कहाँ पर? प्रयाग के किले में।
टोपरा और मेरठ स्तंभ लेख को फिरोज शाह के द्वारा दिल्ली में स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं। इसके बाद में शुग वंश इंडो ग्रीक आक्रमण हुआ था, जिसमें पुष्यमित्र शुग था। ये अयोध्या से प्राप्त धनदेव के अभिलेखों से 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। पूछा जाता है किसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, तो पुष्यमित्र शुग के द्वारा। जो पुष्यमित्र शुग था, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ को कराया था। इस पॉइंट को आपको क्लास याद रखना है। आगे देखते हैं। देखो, जो पतंजलि का था महाभाष्य, यानी साकेत अयोध्या पर यवनों के द्वारा इसको घेरे जाने का उल्लेख मिलता है, तो इस पॉइंट को भी याद रखना है। जो पतंजलि की एक पुस्तक है महाभाष्य, यानी साकेत यानी वर्तमान में अयोध्या, यहाँ पर यवनों यानी यूनानों के द्वारा इसको घेरे जाने का उल्लेख मिलता है। ये कहाँ से मिलता है? पतंजलि से मिलता है। उसके बाद सुग आ जाते हैं, और सुग के बाद कौन आता है? कुषाण आते हैं। तो इस क्रम को भी याद रख लेना है आपको। सुग के बाद कौन आते हैं? कुषाण आ जाते हैं। मथुरा शक और पार्थिन वंश के लोगों का यहाँ पर अधिकार था। मथुरा पे सबसे पहले शक आए थे, उसके बाद पार्थिन लोगों ने यहाँ पर क्या किया था? अपने क्षेत्र को फैलाया था, अपना अधिकार को यहाँ पर मथुरा में स्थापित किया था। अगर हम ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कनिष्क की सिर विहीन की अगर प्रतिमा देखते हैं, वो कहाँ से मिलती है? मथुरा से। कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति हमें कहाँ से मिलती है? ये मथुरा से प्राप्त हुई है। देखिए, ईसा के बाद 3री शताब्दी तक कुषाणों का प्रभुत्व समाप्त हो गया था। जब 3री शताब्दी आ गई थी, तो उस समय तक कुषाणों का क्या हो गया था? साम्राज्य या संप्रभुत्व क्या हो गया था? धीरे धीरे समाप्त हो गया था। प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, मथुरा से सिर विहीन जो प्रतिमा थी वो किसकी थी? तो वो कनिष्क थी। देखो, गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। समुद्रगुप्त का जो अभियान था उसका वर्णन किससे मिलता है? इलाहाबाद अभिलेख से मिलता है। समुद्रगुप्त का जो उत्तरपथ का अभियान था, जो प्रयाग प्रशस्तिका के इलाहाबाद स्तंभलेख से मिलता है। फिर पूछा जाता है एग्जाम में, किस काल को स्वर्णयुग कहा जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्णयुग कहा जाता है। गुप्त काल को क्या बोला जाता है? स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है गुप्त काल को। देखिए, जो गुप्त कालीन के मंदिर थे उनके बारे में जान लेते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। जिसमें भीतर गांव का जो मंदिर था, ये कहाँ पर है? सबसे पहले तो यही पूछेगा, जो भीतर गांव का मंदिर था वो कौन सा है? कानपुर में। ये ईंटों से निर्मित मंदिर था। भीतर गांव का मंदिर जो था कानपुर का, ये कैसे था? ईंटों से निर्मित था। कैहू मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के देवरिया में कैहू मंदिर स्थित है। जो 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा यहाँ पर है। क्या है? 5 जैन तीर्थंकर जो थे, इनकी मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। तो कैहू मंदिर कहाँ पर है? देवरिया में है। भीतरगांव का मंदिर कहाँ पर है? ये कानपुर में स्थित है। ये देखिए, फिर पूछता है, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर ये ललितपुर में है। देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर कहाँ पर है? ये ललितपुर में है, और ये पंचायतन शैली में स्थित है। देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर ललितपुर में है, और ये पंचायतन शैली में स्थित है। ये देखिए, एग्जाम में कई बार ये प्रश्न आया है। भीतरी स्तंभलेख ये कहाँ पर है? गाजीपुर में। भीतरी स्तंभलेख कहाँ पर है? ये गाजीपुर में से संबंधित है। ये हुंडों के प्रथम आक्रमण की सफलता का इसमें उल्लेख मिलता है। हुंडों के जो आक्रमण था, इसका वर्णन किसमें मिलता है? भीतरी स्तंभलेख से संबंधित है। ये पूछा जाता है, धमेक स्तूप को कब बनाया गया था? तो धमेक स्तूप को पूर्ण रूप से गुप्त काल में बनवाया गया था। धमेक स्तूप को कब बनवाया गया था? तो इसको गुप्त काल में बनवाया गया था। आगे गुप्त काल और उसके बाद हम मध्यकालीन इतिहास को देखेंगे।
देखिए, कन्नौज ने अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की और इसे महोदय श्री नाम मिला था। देखिए, प्रश्न पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश के कई बार एग्जाम में आया है, महोदय श्री के नाम से किसको जाना जाता है? तो महोदय श्री के नाम से कन्नौज को जाना जाता है। जो मोखरी राजवंश है, इसका संबंध किससे था? तो मोखरी राजवंश का संबंध उत्तर प्रदेश से ही था। हर्षवर्धन के बाद जिन्होंने कन्नौज पर अपना अधिकार किया था, अपना स्थापत्य स्थापित किया था, वो कौन थे? वर्मन थे, आयुध थे और गुज्जर प्रतिहार वंश। इन्होंने अपनी शक्ति या अपना साम्राज्य को स्थापित किया था। हर्षवर्धन के बाद कौन कौन आया था? तो वर्मन आए थे, आयुध आए थे और गुज्जर प्रतिहार वंश की शक्तियाँ कन्नौज में स्थापित हो गई थी। तो इस क्रम को याद रख सकते हो आप। हर्षवर्धन के बाद वर्मन, आयुध और गुज्जर प्रतिहार वंश आए थे कन्नौज में। सॉरी। कन्नौज पर अधिकार के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा था, कन्नौज पर अधिकार के लिए किस किस के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो ये पाल वंश, प्रतिहार वंश और जो राष्ट्रकूट थे, इनके मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए। देखिए, गढ़वाल वंश या कन्नौज, इसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रदेव ने। गढ़वाल वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रदेव ने की थी। और यहाँ का गढ़वाल वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? जयचंद था। जो चंदावर का युद्ध हुआ था 1193 में, मोहम्मद गोरी और जयचंद के मध्य हुआ था, इसमें जयचंद को पराजित हुई थी। जयचंद क्या हो गए थे? इसमें पराजित हो गए थे। यानी चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1193 में। आपको यहीं पर बताना है 1191 और 1192 में दो युद्ध हुए थे। यहाँ पर तराइन का पहला युद्ध था ये, तराइन का पहला युद्ध था ये। और ये कौन सा था? ये दूसरा था। ये पृथ्वीराज के मध्य और किसके? गौरी के मध्य हुए थे। ये भी पृथ्वीराज और गौरी के मध्य हुए थे। जो तराइन का पहला युद्ध था, इसमें गौरी की पराजय हो गई थी और पृथ्वीराज विजित हो गया था। और जो 1192 में युद्ध हुआ था, द्वितीय युद्ध, इसमें पृथ्वीराज की पराजय हो गई थी और गौरी इसमें विजित हो गया था। उसके बाद चंदावर का युद्ध हुआ था 1193 में, गौरी ने जयचंद को इसमें पराजित कर दिया था और उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है, उसके बाद में दिल्ली सल्तनत आ जाता है। दिल्ली जो सल्तनत था, इसमें गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश, दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले बदायूं का इक्तेदार था। तो इस पॉइंट को याद रखना है। गुलाम वंश में दिल्ली पर किसने सबसे पहले कौन आया था? तो इल्तुतमिश आया था। तो इल्तुतमिश सबसे पहले ये कहाँ का था? बदायूं का इक्तेदार था ये। तो इस पॉइंट को याद रखना है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने के पहले जो इल्तुतमिश था, कहाँ का इक्तेदार था? तो बदायूं का था। जौनपुर यानी पूर्व का सिराज, सिराज हिंद के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखना है। जौनपुर को पूर्व का सिराज, सिराज ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो स्थापना थी मलिक सावरकर ने की थी, मलिक सरवर ने की थी, ख्वाजा जहान ने। मलिक सरवर ख्वाजा जहान ने जौनपुर पूर्व का सिराज, सिराज ए हिंद के नाम से भी इसको जाना जाता है, 1394 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। अब देखिए, ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट है इसमें आगरा। आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी 1504 में। फिरोजाबाद और जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। फिरोजपुर और जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। अगर हम बात करते हैं अटाला मस्जिद, तो अटाला मस्जिद कहाँ पर है? ये जौनपुर में है। और एक जौनपुर में जामा मस्जिद है।
तो जो अटाला मस्जिद थी, इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और जामा मस्जिद की स्थापना जौनपुर में हुसैन शाह सरकी ने इसकी स्थापना की थी। जामा मस्जिद जो बदायूं में है, तो ये इल्तुतमिश में थी, क्योंकि इल्तुतमिश कौन था, ये बदायूं का इक़्तिदार था, तो इसने जामा मस्जिद बदायूं में स्थापित की थी। इसके बाद देखिए ये मुगल काल आ जाता है। तो मुगल काल में जो बाबर था, इसने पानीपत की लड़ाई लड़ी थी 1526 ईस्वी में। पानीपत के बाद इसने खानवा का युद्ध लड़ा था। खानवा का युद्ध किसने था, बाबर के साथ था, राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध था। उसके बाद इसने बिलग्राम का कन्नौज का युद्ध लड़ा था 1540 ईस्वी में, हुमायूं और शेर शाह के मध्य हुआ था। यहाँ पर इसने कुछ युद्ध और लड़े थे, जिसमें से आप चंदेरी का युद्ध था, पहले बाबर का कौन सा, पानीपत का, दूसरा खानवा का था, तीसरा चंदेरी का था, और चौथा घाघरा का युद्ध था। ये घाघरा, तो ये बाबर के 4 युद्ध थे। फिर बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में, हुमायूं और शेर शाह के मध्य हुआ था। बिलग्राम कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, हुमायूं और शेर शाह के मध्य हुआ था, कन्नौज का युद्ध हुआ था। जो शेर शाह सूरी था, 1545 में कलिंजार बादा में किले से इसके अधिकार कर लिया था। शेर शाह सूरी ने मृत्यु कब हुई थी, 1545 में हो गई थी। इसने कलिंजार बादा के किले में अधिकार के दौरान इसके मृत्यु यहाँ पर हो गई थी। यानी शेर शाह सूरी की मृत्यु 1545 में कहाँ पर हो गई थी, बादा में हो गई थी। मुगल काल में आगरा की राजधानी रही। देखो, मुगल काल में आगरा ही राजधानी रही थी। पूछा जाता है मुगल काल में इनकी राजधानी कहाँ पर थी, आगरा थी। और शाहजहां ने दिल्ली को नहीं बनाया था। अकबर के नवरत्न कौन कौन थे, तो उत्तर प्रदेश से थे अकबर के नवरत्न, उत्तर प्रदेश टोडरमल थे सीतापुर से, और बीरबल कहाँ से थे, ये कालपी से थे। ये अगर हम कुछ स्थापत्य कला की बात कर लेते हैं, तो फतेहपुर सीकरी, वो आगरा का किला बुलंद दरवाज़ा, ये किसने बनवाया था, तो फतेहपुर सीकरी शहर, आगरा का किला बुलंद दरवाज़ा, ये अकबर ने बनवाए थे। एतमत उद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था, ये आगरा में नूरजहाँ ने बनवाया था, अपने पिता के लिए बनवाया था एतमत उद्दौला का मकबरा। अकबर का मकबरा किसने बनवाया था, ये सिकंदरा में जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था अकबर का मकबरा। अगर हम बात करते हैं ताजमहल, मोती मस्जिद, ये किसने बनवाए थे, आगरा में ये शाहजहाँ के द्वारा। ताजमहल और मोती मस्जिद को किसने बनवाया था, ये शाहजहाँ के द्वारा आगरा में इनकी स्थापना की गई थी। अगर हम आधुनिक भारत का इतिहास की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर अवध के नवाब में कौन कौन था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले सादत खां था, तो इस पॉइंट को याद रखना है। सबसे पहले कौन था, सादत खां। उसके बाद शुजा-उद-दौला। उसके बाद कौन था, शुजा-उद-दौला के बाद कौन था, आशफ-उद-दौला था। और उसके बाद बाजिद अली शाह। 4th नंबर पर कौन था, ये बाजिद अली शाह था। बाजिद अली शाह, तो इन पॉइंट को याद रखना है। जो सादत था, अवध का स्वतः राज्य स्थापित कर दिया था। अवध की स्थापना किसने की थी, सादत खान ने, तो इस पॉइंट को याद रखना है। शुजा-उद-दौला के समय बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। एक 12 अगस्त को हुई थी और एक 16 अगस्त को हुई थी। तो शुजा-उद-दौला के समय बक्सर का 1764 में हुआ था, फिर इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, 12 अगस्त और 16 अगस्त को। उसके बाद बनारस की संधि हुई थी 1773 में, वॉरेन होस्टिंग के साथ हुई थी। बनारस की संधि वॉरेन होस्टिंग के साथ हुई थी। अगर हम आशफ-उद-दौला की बात करते हैं, इसने राजधानी फैजाबाद से कहाँ पर, फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी थी। फैजाबाद से लखनऊ, फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित करने वाला राजधानी कौन था, आशफ-उद-दौला था। ठीक है। उसके बाद बाजिद अली शाह जो था, इसने कुशासन के आरोप में अंग्रेज़ों ने अवध को अपने कंट्रोल में ले लिया था।
जो वाजिद अली शाह था, ये अंतिम नवाब था अवध का। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। तो इस पॉइंट को याद रखना है। और 1856 में कुशासन के आरोप में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया था। तो इस पॉइंट को याद रखना है। 1856 में अवध को कुशासन के आरोप में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया था। तो सबसे पहले शहादत खां, शुजाउद्दौला, आशफउद्दौला और वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था और इसके बाद में अवध को कुशासन के आरोप में अंग्रेज़ों ने अपने अंडर में ले लिया था। क्लास, यदि यह सभी पॉइंट आपको समझ में आते हैं या यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।